अध्याय 1। सिंगापुर का पतन, फरवरी 1942। मध्य फरवरी 1942 में सिंगापुर का पतन हुआ, जो दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश भारतीय फौज के लगभग 3 गुना छोटे जापानी दल ने किया। यह न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की आधारशिला हिला गया, बल्कि यह चिंता की वजह बना कि भारत की सुरक्षा भी खतरे में है। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 10 फरवरी को जब जापानी आक्रमण की सूचना पाई, तो उन्होंने जनरल सर आर्चिबाल्ड वेवेल को टेलीग्राम भेजा कि सैनिकों को कोई पीछे हटने या आबादी छोड़ने का विचार नहीं करना है। युद्ध को हर हाल में अंत तक कड़ाई से लड़ना होगा, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य और सेना की इज्जत दांव पर है। लेकिन लगभग 60,000 ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के मनोबल में गिरावट थी। 6 दिन बाद, जब जापानी जनरल यमाशिता की सेना मलय प्रायद्वीप पार कर गई और सिंगापुर के कमजोर उत्तरी तट पर आक्रमण किया, तो जनरल पर्सिवल ने आत्मसमर्पण की अनुमति मांगी। अनुमति मिली और सभी सैनिक जापानी युद्धबंदी बन गए। उसी रात चर्चिल ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा सूचित की। यह घटना ब्रिटिश भारत के साम्राज्यवाद के अंत की शुरुआत भी थी। चर्चिल जानते थे कि सिंगापुर के बेड़े के बिना, जो हिंद महासागर की रक्षा करता था, बंगाल की खाड़ी और भारत के पूर्वी तट पर हमले का खतरा बढ़ गया था। 2 महीने पहले जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर ब्रिटेन के प्रमुख युद्धपोत प्रिंस ऑफ वेल्स और क्रूजर रेपल्स को मलाया के तट पर डुबो दिया था। जापानी आत्मघाती बम वर्षकों की इस सफलता ने चर्चिल को गंभीर झटका दिया था। ब्रिटेन के बेड़े की ताकत अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड और अमेरिका की रक्षा में बंटी हुई थी, इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया में युद्धपोत या विमानवाहक पोत नहीं थे। जापान के पास 45,000 टन के नए युद्धपोत थे, जो प्रशांत और हिंद महासागर दोनों पर हावी हो सकते थे। भारत के ऊपर अत्यधिक हमले नहीं हुए, लेकिन ब्रिटिश सैन्य खुफिया को पता चला कि बंगाल के कई वामपंथी वक्ता जापानी समर्थन के लिए तैयार थे, अगर वे भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करते। भारत में युद्ध विरोधी और पराजयवादी अफवाहें भी फैल रही थीं। बावजूद इसके, चर्चिल की प्राथमिकता इंग्लैंड और उसके अटलांटिक जीवन रेखा की रक्षा थी, दूसरी मिस्र और उत्तरी अफ्रीका की लड़ाई, और फिर पश्चिमी यूरोप में मित्र देशों के आक्रमण की योजनाएं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को भी सिंगापुर में अमेरिकी युद्ध बेड़े को भेजने की बात मनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स के डूबने के बाद उन्हें इसके असंभव होने का एहसास हो गया। रूजवेल्ट और चर्चिल की मित्रता बहुत गहरी थी, मगर भारत के संदर्भ में बहुत भिन्न थी। रूजवेल्ट ने कभी भी चर्चिल की भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में रखना और महात्मा गांधी के प्रति अविश्वास को स्वीकार नहीं किया। पर युद्ध के दौरान इस मुद्दे को लेकर उनका संबंध टूटना संभव न था। संक्षेप में, फरवरी 1942 में सिंगापुर का पतन ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी को सामने लाया और भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। यह ब्रिटिश सत्ता के पतन की शुरुआत थी। अब अपनी राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने विपक्षी लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली को अपने युद्धकालीन गठबंधन मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री के रूप में शामिल किया। सिंगापुर के पतन के बाद एटली और चर्चिल ने मान लिया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लिए जरूरी हो गया था कि वे भारत की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, का समर्थन जीतें, ताकि मित्र देशों के युद्ध प्रयास को बल मिल सके। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सहारे के बिना ब्रिटिश सरकार के लिए भारत की 400 मिलियन की जनता का समर्थन जुटाना असंभव था, खासकर जापानी आक्रमण की चुनौती के समय। इसलिए सिंगापुर के पतन के महज 4 दिन बाद चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को अपने युद्ध मंत्रिमंडल में लॉर्ड प्रिवी सील और हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता के रूप में शामिल किया। क्रिप्स अपने सहयोगियों में कट्टरपंथी प्रतिभा और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। चर्चिल ने उन्हें रेड स्क्वायर का उपनाम दिया था, क्योंकि वे उनकी प्रतिभा को जानते थे, साथ ही उन्हें पागल भी समझते थे। क्रिप्स मॉस्को से लौटे थे, जहां वे ब्रिटिश राजदूत थे, और उन्होंने भारत का भी दौरा किया था, जहां उन्होंने नेहरू से मुलाकात की और महात्मा गांधी के मध्य प्रदेश के एक दूरस्थ आश्रम में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले थे। नेहरू की तरह वे उत्साही समाजवादी थे और गांधी की तरह
वे सख्त शाकाहारी। इसलिए यह माना गया कि क्रिप्स इस संकट के समय में भारत भेजने के लिए आदर्श मंत्री थे। खुद क्रिप्स भी उत्सुक थे और उन्होंने कहा कि वे सिंगापुर के पतन के सिर्फ 1 महीने के भीतर भारत में अपना आधिकारिक मिशन पूरा करने अकेले जाएंगे। जब भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को क्रिप्स के मिशन की जानकारी मिली, तो उन्होंने हैरानी जताई और मिशन से पहले और उसके दौरान दोनों समय क्रिप्स के प्रति तिरस्कार महसूस किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि क्रिप्स को भारत में वायसराय के अधिकारों को कमजोर करने या हड़पने के लिए नहीं भेजा जा रहा, बल्कि कांग्रेस के नेताओं का समर्थन जीतने के लिए भेजा गया था, ताकि भारत को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। चर्चिल और एटली इस बात पर सहमत थे कि क्रिप्स के प्रस्ताव में ऐसी रणनीति शामिल होनी चाहिए जिससे कांग्रेस का समर्थन लगभग निश्चित हो। इस प्रस्ताव में कांग्रेस की लंबे समय से मांग डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता का वादा था, लेकिन एक शर्त के साथ कि यह स्वतंत्रता युद्ध के खत्म होने तक मिलेगी नहीं। क्रिप्स के प्रस्ताव में ऐसा ऑप्ट आउट क्लॉज भी था जिसके अनुसार ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत जिसके निर्वाचित प्रतिनिधियों ने नए डोमिनियन में शामिल होने के खिलाफ मतदान किया, वह अपनी मौजूदा संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकता था। गांधी और नेहरू ने इस क्षेत्रीय ऑप्ट आउट का अर्थ मुस्लिम लीग की उस मांग के रूप में लिया, जिसके तहत उत्तर भारत में एक अलग मुस्लिम डोमिनियन पाकिस्तान बनाया जाना था। लगभग 2 साल पहले 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर की ऐतिहासिक बैठक में अपनी पाकिस्तान प्रस्ताव को अपनाया था। इस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने कहा था कि भारत के लिए कोई भी ब्रिटिश संविधान स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि राज्यों को स्वतंत्र संघों के रूप में मान्यता न मिले, जहां घटक राज्य पूर्ण स्वायत्त और संप्रभु हों। यह प्रस्ताव थोड़ा अस्पष्ट था, पर शुरू में इसका मतलब 2 अलग मुस्लिम राज्य हो सकते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हालांकि जब पत्रकारों ने जिन्ना से इस पर पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब एक ही पाकिस्तान है। यह मांग मुस्लिम लीग की सबसे अहम मांग बनी रही और मार्च 1942 में क्रिप्स के ऑप्ट आउट खंड ने इसे मजबूत कर दिया। मार्च 1942 के शुरू में ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव का समर्थन सर्वसम्मति से किया। चर्चिल ने स्वयं प्रस्ताव को भारतीय जनता तक पहुंचाने का आग्रह भी किया, लेकिन जब वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को इस बात का पता चला, तो उन्होंने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। इसलिए चर्चिल को अपनी पेशकश वापस लेनी पड़ी, क्योंकि लिनलिथगो और उनके जैसे अन्य वायसराय भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे और अपनी स्थिति बनाए रखने के पक्षधर थे। ये दोनों पुरुष भारत की मौजूदा सरकार को यथावत बनाए रखना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था और ब्रिटिश नियंत्रण पर बाधा डालने वाला कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। फिर भी चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की भारत को लेकर चिंताओं को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सके। क्रिप्स को ब्रिटिश जनता में भी काफी समर्थन था। उन्हें भारत भेजना चर्चिल के लिए एक रणनीतिक कदम था, जो एक साथ रूजवेल्ट को शांत करता और क्रिप्स की लोकप्रियता को कमजोर करता, यह दिखाने के लिए कि वे वैश्विक कूटनीति में असंगत हैं। रूजवेल्ट ने इस पर कड़ी नजर रखी कि चर्चिल भारत में युद्ध के समर्थन को कैसे बढ़ा रहे थे, लेकिन उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि चर्चिल कोई ऐसा राजनीतिक कदम नहीं उठाएंगे जो भारत के 100 मिलियन से ज्यादा मुस्लिम आबादी को नाराज कर दे। चर्चिल ने खुद रूजवेल्ट को बताया, हम यह सोच रहे हैं कि क्या कोई घोषणा की जा सकती है जो भारत की रक्षा को मजबूत करे, जो आक्रमण के करीब है। खतरा मुसलमानों को नाराज करने का है, जो न केवल 100 मिलियन से अधिक हैं, बल्कि सेना का मुख्य भाग भी है। वे कांग्रेस और हिंदू पुजारी वर्ग के बहुमत वाले शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। सैन्य कारणों से रूजवेल्ट भी अपने सहयोगी से इतना दबाव नहीं डाल पाए कि वे भारत खोने का जोखिम लें। रूजवेल्ट भारत की बहुसांस्कृतिक जटिलताओं को समझने में भी इतने सक्षम नहीं थे। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सिंगापुर के पतन के बाद ब्रिटिश राज ने कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव का ऑप्ट आउट क्लॉज भारत के विभाजन का रास्ता खोल गया और अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान के स्वरूप को मजबूती दी। ब्रिटेन की राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों ने भारत में सांप्रदायिक दरारें बढ़ाईं, जिससे आजादी की मांगें और जटिल हो गईं। चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच
भारत के मुद्दे पर नजदीकियों के बावजूद ग्लोबल राजनीति में गहरी असहमति थी, जो ब्रिटिश सत्ता के आखिरी दिन की उलझनों को दर्शाती है। आप सुन रहे हैं, यही है असली इतिहास, बाकी सब बकवास। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का मिशन मार्च। स्टैफोर्ड का विमान 22 मार्च 1942 को सिंध की प्रांतीय राजधानी कराची में उतरा। उन्हें और उनके दल को रात भर क्वारंटीन में रखा गया, क्योंकि अफ्रीका से भारत आने वाली सभी युद्धकालीन उड़ानों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानी के तौर पर ऐसा करना होता था। अगले दिन जब वे दिल्ली पहुंचे, क्रिप्स ने हजारों मुसलमानों को हरे झंडों के साथ मार्च करते और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते देखा, जो लीग के लाहौर प्रस्ताव की दूसरी वर्षगांठ मना रहे थे। जिस तरह जिन्ना के अनुयायियों ने क्रिप्स को सलामी दी, उससे क्रिप्स को यह एहसास हुआ कि मुसलमान अपनी पाकिस्तान मांग में कितने एकजुट हैं। न तो चर्चिल और न ही लिनलिथगो ने क्रिप्स के आगमन के लिए बेहतर तारीख चुनी हो, क्योंकि यह जिन्ना की स्थिति को मजबूत करने और गांधी, नेहरू तथा कांग्रेस पार्टी की स्थिति को कमजोर करने वाला समय था। दिल्ली में अपनी पहली शाम को क्रिप्स ने प्रेस को बताया कि उनके प्रस्ताव भारतीयों को ब्रिटिश वादों के अनुसार स्वशासन देने के व्यावहारिक कदम है। उन्हें विश्वास था कि जब भारत के नेता प्रस्तावों को समझेंगे, वे युद्ध की अवधि में भारत की रक्षा के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेंगे। क्रिप्स ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से भारत के महान मित्र और प्रशंसक हैं। उन्होंने घोषणा की कि वे दिल्ली में केवल 2 सप्ताह रुकेंगे, फिर लंदन में जरूरी मामलों के लिए लौटेंगे। दिल्ली में अपने शुरुआती 2 दिनों में क्रिप्स ने वायसराय और उनकी कार्यकारी परिषद से मुलाकात की। लिनलिथगो ने शुरू में बहुत मददगार होने का दावा किया और मिशन सफल बनाने में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे योजना सफल हो या असफल, इसमें प्रचार मूल्य अमेरिकी राय के सामने ब्रिटिश पक्ष में रहेगा। लिनलिथगो ने क्रिप्स को अपनी कार्यकारी परिषद से मिलने बुलाया, जहां क्रिप्स ने प्रस्ताव पढ़ा और सदस्यों को सवाल पूछने का मौका दिया। जनरल सर आर्चिबाल्ड वेवेल, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे, ने इस बैठक में भाग लिया। वेवेल ने लिनलिथगो को बताया कि उन्हें लगता है कि यह प्रस्ताव भारतीय लड़ाकू सेवाओं पर विनाशकारी असर डालेगा। वेवेल को सबसे अधिक चिंता थी कि पंजाब की बहुसंप्रदायिक आबादी, मुस्लिम, सिख, हिंदू, जो सेना के आधे से अधिक सैनिकों का स्रोत था, इस घोषणा से सैनिकों का ध्यान हमारे दुश्मनों से हटकर अपने कंधे के पीछे वाले खतरे की ओर जाएगा। वेवेल ने अपनी पहली लंबी बातचीत में यह चिंता दोहराई और कहा कि पाकिस्तान का विचार उन्हें सबसे भयावह लगता था। पंजाब के गवर्नर सर बर्ट्राम ग्लैंसी भी मुस्लिम सिख संबंधों को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के अलग होने का कोई भी संकेत मिला, तो सिख मुसलमानों से लड़ने को तैयार हो जाएंगे। ग्लैंसी ने क्रिप्स से सहमति जताई कि सिखों की सुरक्षा और युद्ध के लिए हिंदू मुस्लिम समर्थन को बढ़ावा देने हेतु कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि युद्ध के बाद एक निकाय गठित किया जाए, जिसमें अमेरिका राष्ट्रमंडल के डोमिनियन और ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधि हों, जो भारत के लिए नई संविधान बनाए। सर स्टैफोर्ड को विश्वास था कि भारतीय किसी भी वर्ग को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा। दोस्तों, क्या क्रिप्स का भरोसा जायज था? उनके मिशन का जिन्ना और महात्मा गांधी का क्या रुख था? सिख क्यों परेशान थे और नेहरू अपनी जिद पर क्यों अड़े थे? ब्रिटिश आखिर क्यों भागे भारत से? अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्रिप्स मिशन का परिणाम। मिलेंगे जल्दी। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सुन रहे हैं, यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। जय हिंद।